कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि सबको एकदम मस्त होंगे, है ना। हम लोग समझते हैं एफसीआरए बिल। व्हाट इज एफसीआरए बिल? एफसीआरए बिल आप देख लीजिए तो है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यह एक्ट जो है क्या कि विदेशों से कोई आदमी अगर धन या चंदा इकट्ठा करता है उससे संबंधित नियम कानून इसमें लिखा हुआ है। तो समझिए कि इसका मिसयूज भी होता है। हालांकि ये तो है यूज के लिए, अच्छे कामों के लिए, लेकिन इसका मिसयूज भी होता है। आप कहिएगा सर अच्छा काम क्या है? तो कोई विदेशी आदमी अगर कहीं दान देना चाहता है, चंदा देना चाहता है, तो किसी एनजीओ या किसी ट्रस्ट को भारत में दान दे सकता है। और उस दान का यूज हम कैसे करेंगे, किस काम में करेंगे, ये सब उसके एनजीओ के ऊपर है। एनजीओ जो चाहे कर सकता है। तो कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत में कुछ दंगा फैलाना चाहे या कुछ भी करना चाहे तो वो भी करवा सकता है। हालांकि अच्छा काम भी करता है लोग, लेकिन कुछ गलत काम भी करवा सकता है। तो इस एफसीआरए बिल में जो संशोधन किया गया है, इसमें सबसे मुख्य संशोधन जोड़ा गया धर्मांतरण वाला। अगर विदेशों से कोई फंड आता है तो उस फंड का सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, अगर कहें तो धर्मांतरण करने में। किसी गरीब झुग्गी झोपड़ी में जाएगा और उसमें से 100 व्यक्ति को कहेगा कि लो भाई 1-1 लाख रुपया सबको बन जाओ क्रिश्चियन, लो 50-50 हजार रुपया सबको बन जाओ मुस्लिम। इस प्रकार से होता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो फंड होता है, फॉरेन यानी कि विदेशी से प्राप्त जो रुपया होता है, उस रुपया का इस प्रकार मिसयूज होता है। और ये मिसयूज करते कौन है? तो जो एनजीओ चलाते हैं या कोई फॉरेन का व्यक्ति है जो भारत में एनजीओ खोल रखा है, वो लोग मिसयूज करते हैं। यहाँ दंगा फैलाना हो तब, या फिर यहाँ कुछ भी इस टाइप का बात, खेल तमाशा करवाना हो अगर विदेशी किसी व्यक्ति को, तो वो करवा सकता है। इस हद तक समझिए तो किया गया है। इसमें बदलाव क्या किया गया है यह समझ लीजिए। पहले जो यह नियम था, पहले इतना सख्त सरकार के हाथों में नियम कानून नहीं था जितना होना चाहिए था। लेकिन अब जो है, कोई अगर विदेशों से धन प्राप्त करता है तो उस प्राप्त धन पर सरकार का पूरा पूरा नजर रहेगा कि उस प्राप्त धन से क्या किया जा रहा है। यह पहले आपको बताना होगा कि हाँ, वहां से जो प्राप्त धन है, यह धन कौन भेज रहा है, इस धन का हम किस स्टेट में उपयोग करेंगे, किस काम में उपयोग करेंगे। अगर ये सब कुछ सरकार के लायक सुटेबल है तभी आप धन प्राप्त कर सकते हैं, सोच लीजिए। इसी के कारण पहले अथाह रुपया आता था, कहीं से रुपया आया, कोई कोई गलत काम हो रहा है। लेकिन अब जो है ये रुपया आना बंद हो जाएगा जब ये नियम कानून बन जाएगा एफसीआरए बिल, जो कि जुलाई में समझ लीजिए कि अब बनने के लिए प्रस्तावित है। इसी कारण से इस बिल का विरोध भी किया जा रहा है कि भाई जो ये जो एनजीओ या ट्रस्ट, ये सब जो है सरकार के हाथों में चला जाएगा, सब पर जो है सरकार का नजर हो जाएगा। तो कैसे होगा बताइए? तो आप समझ लीजिए यह, तो आप यह समझिए कि अब कुछ भी हो सरकार के हाथों में, तो भाई नियम कानून के तहत सरकार के हाथों में कंट्रोल रहेगा ही रहेगा। यहाँ तक कि इसमें और भी बहुत सारा बात दिया है जो विवादित बात है गलत लोगों के लिए। अगर अच्छे काम के लिए है तो सरकार तो रोकेगी नहीं, लेकिन अगर आप गलत सोच कर रुपया भेजते हैं कि हाँ भाई ये चीज से ये धर्म परिवर्तन करवाना है, या यहाँ दंगा फैलवाना है, या इस साल के वोट में दूसरे किसी को जितवाना है, वो रुपया सभी एनजीओ के माध्यम से ही भारत में आता है। रुपया को ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का तरीका भी वही है। सोचिए, आप अगर भारत में ही है 100 करोड़ रुपया कमा लिए, टैक्स दीजिएगा तो लगभग 40 करोड़ रुपया आपका टैक्स में चला जाएगा। तो आप 40 से 50 करोड़ आपका टैक्स में चला जाएगा, बचा 50 करोड़। उससे अच्छा है आप पूरा रुपया विदेश भेज दीजिए। विदेश किसी प्रकार भेज दिया रुपया, और वही रुपया विदेश से चंदा के रूप में किसी एनजीओ या ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? वो एनजीओ या ट्रस्ट भी आप ही बनवा के रखे हुए हैं, उसमें जो करना है हम ही करेंगे। उस एनजीओ में भेज देगा रुपया बाहर से। अब एनजीओ में जो रुपया अभी तक भेजता था उस पर सरकार का उतना नजर नहीं होता था, लेकिन अब इस नियम कानून के बाद वो कौन है जो रुपया भेज रहा है, वह रुपया कहाँ से ला रहा है, उस रुपया का उपयोग यहाँ कहाँ किस राज्य में करना है, किस पर्पस से करना है, सब कुछ बताना है। तब उससे रुपया आपको लेना है। नहीं तो आप रुपया लेते हैं तो आप पकड़े जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। अब सोचिए, पहले था कि रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता तो समझिए कि अब ऐसा भी होता था, रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता था तो वो संपत्ति एनजीओ में सम्मिलित लोगों का हो जाता था, या वो संपत्ति जो है किसी दूसरे एनजीओ को दान दे दिया जाता था। तो फिर से किसी दूसरे व्यक्ति का एनजीओ जो कि वैसा ही काम कर रहा है उसको दे देगा लोग। लेकिन हुआ यह, अब जो है इस नियम में यह भी बदलाव हुआ।
अब कोई अगर एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाता है या कोई रजिस्ट्रेशन स्वेच्छा से रद्द करवाते हैं या किसी कारण से उनको फिर अगले साल का स्वीकृति नहीं मिलता है, इन सभी स्थितियों में आपका पूरा पूरा जो संपत्ति है ट्रस्ट का, उसको सरकार अपने हाथों में रख लेगी। सरकार द्वारा नामित व्यक्ति उस फंड का उपयोग कर सकता है, उस फंड को उस काम के लिए जो काम आप पहले से कर रहे थे पेपर पे, यहाँ यहाँ दान दिए, यहाँ भूकंप हुआ तो वहां जो है खाना पहुंचाए, यहाँ जो है बाढ़ आया तो वहां बचाव राहत किए, कहीं किसी जगह जूस बांटे, ये सब काम अब सरकार किसी व्यक्ति को नामित करेगी और आप ही के धन से उसी एनजीओ वाले रुपया से आप वो करेगी। अब जो है यह सब पूरा बात पहले सरकार को बताना है। कहिएगा सर इसमें विवाद का कारण क्या है, तो अब तो समझ में आ रहा होगा कि विवाद का कारण क्या है। इसमें यही सब बात लिखा हुआ है। एक बात और है कि पहले जो है सोचिए कि हम एक एनजीओ चला रहे हैं जिसमें मान लेते हैं 2 आदमी है, 50 कहेंगे तो हिसाब किताब बहुत देर तक लगेगा समझने में। देखिए लिखा हुआ है प्रशासनिक खर्च का सीमा। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है प्रशासनिक खर्च की सीमा। किसी विदेशी फंड का प्रशासनिक कार्यों में पहले जो है सिर्फ पहले 50% तक उपयोग किया जाता था, लेकिन अब जो है सिर्फ 20% उपयोग कर सकते हैं। बाकी को आप अन्य कामों में उपयोग करिए, किसी को सैलरी देने के रूप में नहीं। सैलरी देने के रूप में, किसी को सैलरी देने के रूप में आप उपयोग कर लेते थे पहले 50%, जो घट के अब हो गया है 20%। कहिएगा सर इसका क्या मतलब है बताइए। तो इसका मतलब है कि आप सोचिए कि हम आदमी रखे हैं 2000 मंथली वाला, लेकिन हम एज पेपर पे बता रहे हैं कि ये है 50,000 रुपया मंथली वाला व्यक्ति। हम आदमी रख लिए फिर 2000 व्यक्ति वाला, फिर बता दिए कि यह व्यक्ति 50,000 मंथली इस व्यक्ति को हम देते हैं। अब सोच के देखिए, हम सरकार को दिखा रहे हैं कि 50,000 50,000 एक महीना में 1,00,000 रुपया बांट दिए, लेकिन हम बांटे कितना? दोनों 2,000 रुपया मंथली वाला है, तो बांटे कितना? सिर्फ 4,000 रुपया। अब ये 4,000 रुपया तो हम बांट दिए, लेकिन ले कितना लिए? 1,00,000 रुपया। उसमें से 4,00,000 बटा गया तो बचा कितना? 96,000 रुपया अपने पैकेट में चला गया। इस प्रकार करके फंड को हम आधा कर लेते थे कि आधा फंड उस आदमी के पास जिसका एनजीओ है, उन सभी आदमियों के पास जिसका एनजीओ है, और आधे फंड का कोई काम होता था, उस काम में भी कटौती होता था। तो अब सब पे निगरानी रखा जाएगा कि भाई आप आधे फंड को नहीं काट सकते, सिर्फ 20% फंड को रख सकते हैं जिससे आप किसी को वेतन दे सके। वेतन में मन है, मतलब अब जो कोई आदमी ठान लगा कि हमको गलत ही करना है तो उसके लिए फिर 20% में गलत करेगा वो, लेकिन करेगा तो 20% में। ये सब नियम कानून हुआ है। उसके बाद है आधार की अनिवार्यता। आधार जो है आपका क्या करना है कि जो उस ट्रस्ट में उच्च पद पर व्यक्ति होंगे, सभी को, उस ट्रस्ट में जुड़े जो भी व्यक्ति होंगे सभी को आधार अनिवार्य है, सभी को आधार होना चाहिए। अब आधार जोड़ते ही बहुत सारा बात एक जैसे हो जाएगा, है ना। अगला है केवल दिल्ली में खाता खोलना अनिवार्य। सोचिए अब जो है पूरे भारत में कहीं काम हो रहा हो, ठीक है, लेकिन उस एनजीओ का एक खाता दिल्ली के एसबीआई में होना चाहिए, मेन ब्रांच में। उस एनजीओ का चालू खाता दिल्ली के एसबीआई मेन ब्रांच में होना चाहिए। ये सभी एनजीओ के लिए निश्चित रूप से लागू होगा। आगे लिखा है निलंबन की अवधि में बढ़ोतरी। पहले सरकार किसी एफसीआरए सर्टिफिकेट प्राप्त एनजीओ का निलंबन जो है सिर्फ 180 दिन के लिए करते थे, लेकिन अब जो है यह अवधि बढ़कर 360 हो गया है। यानी कि सरकार जो है अब किसी एनजीओ को 360 दिनों के लिए कंट्रोल कर सकता है या बंद कर सकता है, ठीक है। अगला है कि अखिलेश यादव जो है साधा निशाना। अब सोच के देखिए कितना गड़बड़ी, कितना क्या कहें, कोई बात नहीं मिला लेकिन विरोधी है तो विरोध तो करेंगे। देखिए कितना अच्छा विरोध किया हुआ है अखिलेश यादव। कहा है कि विदेशी अंशदान अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि अखिलेश ने कहा कि विदेशी चंदे पर बीजेपी के रुख में गंभीर विरोधाभास है। जो पैसा विदेशों से पीएम केयर फंड में आया था वो लौटाया जाएगा या उसको भी ऑडिट की तरह विशेष छूट लेकर छोड़ दिया जाएगा। मतलब कि ये कहने वाला तो कोई बात ही नहीं है। विदेशों से पहले सब कोई चंदा लेता था तो बीजेपी भी चंदा लेती थी, सिंपल है। अब बीजेपी ही तो नियम को लाई है, तो सोच समझ के लाई है कि भाई ना हम लेंगे ना किसी को लेने देंगे। क्या चिंता कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये अखिलेश यादव के लिए चिंता का विषय था नहीं, लेकिन अब विरोध में बैठे हैं तो बिना मतलब का चिंता करेंगे। पंजीकरण के नवीकरण में कड़ी जांच। अगर आप पंजीकरण दोबारा चाहते हैं, यानी कि दोबारा रीशेड्यूलिंग करवाना है आपको,
तो उसका कड़ा जांच किया जाएगा कि आप जो जो काम कहे थे वो सब काम हुआ कि नहीं हुआ, इस टाइप का जांच आपको किया जाएगा। उसके बाद है पंजीकरण सरेंडर की व्यवस्था। पंजीकरण सरेंडर क्या है? तो यदि कोई बच्चा एफसीआरए पंजीकरण छोड़ना चाहता है तो सरकार की अनुमति से प्रमाण पत्र लेकर वह छोड़ सकता है। विदेशी अंशदान और उससे बनी परिसंपत्तियों का प्रबंधन सरकार के निर्धारित प्राधिकरण के अधीन होगा। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति अगर पंजीकरण छोड़ना चाहता है तो आसानी से पंजीकरण छोड़ सकता है। कोई ट्रस्ट छोड़ना चाहता है तो ट्रस्ट छोड़ सकता है। पूरे ट्रस्ट का संपत्ति किसी को ट्रांसफर नहीं होगा, किसको जाएगा? तो सरकार को जाएगा। अब है कि इससे पश्चिमी देशों की चिंता और आलोचना बढ़ गई है। पश्चिमी देशों को घाटा इसलिए लगेगा क्योंकि अब वहां का धर्म यहाँ प्रसारित नहीं होगा। धर्म प्रसारित का एक ही रीजन था कि रुपया अधिक मिलता था आपको क्रिश्चियन में, इसलिए क्रिश्चियन तेजी से बढ़ा है भारत में। आप यह समझ लो क्यों? क्योंकि वहां से रुपया आ रहा है, ब्लैक मनी किसी एनजीओ की तरह समझ लीजिए रुपया आ रहा है, यहाँ आकर लोगों को दिया जा रहा है। अब यहाँ दिया जा रहा है लोगों को, तो समझ लीजिए कि यह मतलब कि यहाँ की अब धर्मांतरण करेंगे या इलेक्शन में हम जिसको कहेंगे उसको वोट देगा क्योंकि अधिक रुपया मिला है उसको। अब ये सब काम अमेरिका नहीं कर पाएगा, इसलिए अमेरिका बौखलाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं भी प्रॉब्लम में, वो भी कह रहा है कि भाई ये मानव के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। ये एक ग्लोबल साउथ है, उसका समर्थन है। कई विकासशील देश भारत के इस कदम का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि संप्रभु देशों को यह अधिकार है कि वे विदेशी धन के जरिए होने वाले आंतरिक दखलंदाजी और धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियों को रोकें। बात समझ रहे हैं? तो निश्चित रूप से संप्रभु देशों का यह अधिकार है, लेकिन मोदी जी है इधर, किसी का सुनने वाले है नहीं, है ना। अगला क्या है प्रॉब्लम, जो देख लीजिए। विदेशी फंड प्राप्त करने वाले पाबंदी। संसद के देखिए, विदेशों से अगर फंड प्राप्त करते हैं तो उससे संबंधित जो व्यक्ति है उसका पूरा ब्यौरा देना होगा। पूरा ब्यौरा देना होगा आपको सरकार को। रुपया को किस स्टेट में खर्च करना है वो देना होगा, कहाँ खर्च करना है वो देना होगा। अब जो है अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें से कुछ रुपए छोटे एनजीओ को दे दे तो वैसे नहीं, आपको पूरा पूरा रुपया अपने पास रखना। ये सब है इसका विवाद। आगे फंड ट्रांसफर पर रोक। पहले था, देखिए विधेयक के तहत अब कोई संस्था एनजीओ किसी दूसरे फंड को किसी दूसरे एनजीओ में ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब अगर ट्रांसफर कर दिए तो रुपया किसका हो जाएगा? सरकार का हो जाएगा। विदेशी फंड यानी कि कोई भी विदेशी फंड वाला रुपया किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाता है, चाहे दूसरे एनजीओ को ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी एनजीओ के द्वारा, तो पूरा एनजीओ का मान्यता रद्द हो जाएगा। दोनों एनजीओ का मान्यता रद्द हो जाता है। बात समझे? देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से दिया गया महत्वपूर्ण बिंदु है, आप एक निश्चित रूप से सुन लीजिए। चाहे जितना वीडियो आप देखे उस सबका तम के दर में पूरा निकल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, प्रशासनिक खर्च की सीमा पहले 50% था, अब कितना कर दिया है? 20% कर दिया गया। विदेशी धन का ट्रांसफर, एक एफसीआरए पंजीकृत संस्था से दूसरी संस्था को विदेशी धन हस्तांतरित करना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। देखिए, एक एफसीआरए पंजीकृत संस्था को दूसरे एफसीआरए पंजीकृत संस्था में स्थापित करना पुनः बंद कर दिया गया है। आधार, संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों का आधार होना निश्चित रूप से जरूरी है। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सेवकों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाया गया। सरकार की शक्तियां, जांच के दौरान सरकार विदेशी धन के उपयोग पर रोक लगा सकती है तथा आवश्यकता पड़ने पर एफसीआरए पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकती है। यह है सरकार की शक्तियां। इसका अधिनियम जो क्या है, अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और सरकारी निगरानी को मजबूत बनाना है, ताकि विदेशी धन का उपयोग केवल वैध और घोषित उद्देश्य के लिए किया जा सके। ठीक है, यह एफसीआरए अधिनियम 2020। फिर अभी भी संशोधन होने वाला है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा अलग है। आप यह देख लीजिए क्या है, भारत और अमेरिका के बीच विवाद बढ़ रहा है धीरे धीरे। किसी किसी बात को लेकर मनमुटाव हो रहा है ननद भौजाई जैसे। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो, इस तरह बैठ के बनाया जाए तो कैसा लगा आपको यह बताइए। अब इस वीडियो में आगे कुछ नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको पूरा क्लास कैसा लगा आप यह भी बताएं कि फेसलेस जो बन रहा था वैसा बनाएं, फेस वाला बनाएं, अभी जैसे बना है वैसे बनाएं। आप पूरा जो है कमेंट करके बताइए हमको कैसा आपका वीडियो लग रहा है, कौन सा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।